दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का इलेक्शन आखिर इतना इंटेंस और इतना इंटरेस्टिंग कैसे हो गया कि इतने सारे एमपी वोट डालने के लिए पहुंच गए। अमित शाह भी आ गए। ऐसा क्या हुआ इस इलेक्शन में जो इतने सारे माननीयों का जमावड़ा लग गया? ठीक है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, सारे एमपीज दिल्ली में ही हैं, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं है, लेकिन इन सब का एक जगह पर वोट डालने जाना ये बहुत आम बात नहीं है, ये खास बात है। मीडिया में इसका परसेप्शन अलग अलग तरीके से चल रहा है। इंडिया टीवी पे शर्मा जी, अग्निहोत्री जी एक अलग परसेप्शन चला रहे हैं कि ये जाट वर्सेस राजपूत लॉबी का मामला है। ऐसा उनके हिसाब से अगर ये है तो ये बहुत ही ओछी बात है, बहुत ही छोटी बात है। बात इससे कहीं बड़ी है, बात इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। बात दो लॉबीज की है, जिसमें जाट लॉबी और राजपूत लॉबी नहीं है। अगर ऐसा होता तो दीपेंद्र हुड्डा भी वोट डालने आते और एक तरीके से राजीव प्रताप रूडी की तरफ वोट डालते। वैसे तो वो जाट हैं, उनको तो संजीव बालियान की तरफ होना चाहिए था। संजीव बालियान और राजीव प्रताप रूडी के बीच ये जो पिच्ड बैटल था, इस पिच्ड बैटल में संजीव बालियान का उपयोग किया गया। हम लोग इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में सभी मीडिया के साथी इतने रात तक उपस्थित हैं। ये चुनाव मित्रों के बीच का चुनाव है और मेरा ऐसा मानना है कि मेरा ऐसा मानना है कि ये दल से ऊपर उठ करके एक मतदान हुआ है और मैं इसलिए कहूंगा कि ये दल से ऊपर उठकर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो हमारा पैनल था उसमें कांग्रेस के भी सदस्य थे, डीएमके के भी सदस्य थे, टीडीपी के भी सदस्य थे और हमारा पैनल सभी पार्टियों का, उसमें बीजेपी के भी कई वरिष्ठ सदस्य थे, उसमें प्रेमचंद्रन जैसे निर्दलीय व्यक्ति भी थे, बीएसपी के भी लोग थे, समाजवादी पार्टी के भी थे। तो देखा जाए तो सभी पार्टियों का एक बहुत बड़ा योगदान था। मुझे सबसे गर्व इस बात का है कि आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो ये चुनाव है, इसने एक ऐसा मानक स्थापित किया है कि सभी पार्टियों के बीच कोई सामंजस्य का एक केंद्र बिंदु बन सकता है। वो सामंजस्य का केंद्र बिंदु कॉन्स्टिट्यूशन क्लब अब स्थापित हो गया। आजादी के बाद का स्थापित क्लब अब बिल्कुल व्यवस्थित हो गया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, दूर दराज लातूर से हो, पौंडीचेरी से हो, सूरत से हो, मुंबई से हो, महाराष्ट्र के कोने कोने से, जम्मू कश्मीर से हो, उन मतदाताओं का जो खुद सांसद रहे। और ये चुनाव थोड़ा कठिन है क्योंकि हर व्यक्ति जो चुना हुआ सांसद कभी रहा हो वो नेता होता है और नेताओं का दिल जीतना और उनको मतदान केंद्र तक लेके आना, कोई उड़ीसा से, और ये सब इसमें बड़ी संख्या में खुद सांसद भी थे। शकुनी चौधरी जैसे जो 94 वर्ष के थे, पटेल साहब से आए लगभग 93 वर्ष के थे। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग और बहुत सारे लोग आए। तो ये सभी पार्टियों का परिणाम था और मैं समझता हूं कि एक अच्छे माहौल में बालियान साहब हमारे छोटे भाई की तरह हैं, अच्छे मित्र हैं। पिछली सरकार में वो मंत्री थे, मोदी जी की सरकार में हम लोग सब साथ काम किए हैं। उन्होंने इस माहौल को बहुत अच्छा बना के रखा, उनके साथियों ने बना के रखा। तो मैं समझता हूं कि उनके टीम को भी बहुत बहुत बधाई और अपने टीम को भी मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा, जिसमें सभी दल के लोग थे। और आप सबको भी ये रात के 2 बजे तक भी आप सब इस चुनाव को, पता नहीं ऐसा क्या था जिसको कवर कर रहे हैं, तो आप सबको भी बधाई, सभी सांसदों को, सभी पार्टी के नेताओं को। हमारे आज ये अपने आप में एक बड़ा सहयोग है कि भारत के इस राजनीति में एक तरफ हमारे माननीय गृह मंत्री जी आए, नड्डा साहब आए, दूसरी तरफ सोनिया जी आई, खड़गे साहब आए, 30-35 से अधिक कैबिनेट मिनिस्टर्स आए, कुछ राज्यों के राज्यपाल भी आए जो कि संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वर्तमान सांसद आए, सभी पार्टियों के सांसद आए, निवर्तमान सांसद आए। तो ऐसा वातावरण शायद देश के राजनीति के एक ऐसे स्थान पर दिखने को मिला
जो शायद भारत के लिए बहुत अच्छे आने वाले दिनों का शक्ल पैदा कर रहा है। सो आप सब लोगों को बहुत बहुत सर जीत का श्रेय 18 साल के राजनीतिक और तमाम तरह के जर्नलिस्टिक करियर में मैंने ये चीज नोटिस की है कि यूपी में जो हो रहा है इस वक्त 2017 के बाद से, उसके कुछ दिनों के बाद से जो चीजें शुरू हो गई थी यूपी में, वो योगी के खिलाफ एक तरह से लामबंदी शुरू हो गई थी। योगी जी को बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं सेंटर में, ये बात तय है। राजीव प्रताप रूडी का फोटो भी आया है योगी जी के साथ, पुराना है नया है, क्या समर्थन था कैसे था ये तो सबको पता है। लेकिन जिस तरीके का समर्थन राजीव प्रताप रूडी को बीजेपी के अंदर और बीजेपी के बाहर से मिला, उससे जो दो तरह की लॉबी है इनमें साफ जो तलवारें खींची हैं ये सामने आ गई। निशिकांत दुबे को खुलेआम लिखना पड़ा, खुल करके जब सामने आकर के निशिकांत दुबे ये बात को लिख रहे हैं कि वो किसके साथ हैं, क्यों हैं, और एक लाइन की शुभकामना राजीव प्रताप रूडी को दे रहे हैं। उनकी ट्वीट से उनकी खींच सी दिख रही है, उनकी खुन्नस सी नजर आ रही है उनके ट्वीट से। तो बात तो बहुत साफ है कि दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा देखिए, ये सेंटर वर्सेस स्टेट की पॉलिटिक्स है। इसमें सेंटर की तरफ से जो समर्थन था, जो गुजरात लॉबी, मैं खोल करके बात करता हूं, जो गुजरात लॉबी की तरफ से समर्थन था वो संजीव बालियान को था, निशिकांत दुबे उसी लॉबी का पार्ट है, और जो रेस्ट ऑफ द लॉबी की तरफ से समर्थन था वो राजीव प्रताप रूडी को था। अब गुजरात लॉबी जो है वो योगी आदित्यनाथ को बहुत दिनों से लाइक नहीं कर रही है। उसके पीछे तमाम कारण है, जेवर एयरपोर्ट उसमें से एक कारण है। जेवर एयरपोर्ट किसी और को मिलना था, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं तो उन्होंने इसका ग्लोबल टेंडर कर दिया। बहुत सारी चीजें हुई हैं उत्तर प्रदेश में। जो गुजरात के जो लोग हैं, जो कारोबारी हैं, गुजरात लॉबी मतलब गुजराती नहीं, गुजरात के जो कारोबारी हैं और जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं बीजेपी में, जो यूपी बिहार हर जगह पर ठेका पट्टा टेंडर चाहते हैं, उनको नहीं मिल पाया यूपी में। वो उस तरीके से पैर नहीं जमा पाए जिस तरीके से बाकी स्टेट्स में जमा पाए, जिस तरीके से बाकी स्टेट्स में उनको मिला। तो ये बालियान वर्सेस रूडी का बैटल जो है ये बहुत ही छिछले लेवल पर इसका व्याख्यान कर रही है मीडिया। ये बहुत ही गंभीर व्याख्यान है। इसका व्याख्यान ऐसा है कि जो लोग लगातार, और उसमें पत्रकार लॉबी के भी कुछ लोग हैं जो लगातार हर घटना पर, जो सेंटर में जो हर घटना घट रही है उसमें ये लगातार योगी बाबा को हटाया जाएगा, योगी बाबा को हटाया जाएगा, अब योगी आदित्यनाथ की बारी है, अब महंत योगी आदित्यनाथ को सेंटर भेजा जाएगा, अब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा। आप देखिए, जैसे ही जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ, उनके इस्तीफे के तुरंत बाद ही ये तुरंत बड़े बड़े पत्रकारों ने ये अपना थंबनेल बना बना करके और वीडियोस बनानी शुरू कर दी कि अब योगी आदित्यनाथ की बारी है। अरे कैसे योगी आदित्यनाथ की बारी है? आपको यूपी के बारे में पता है? क्या था यूपी पहले, अब क्या हो गया है पता है? ठीक है, आपके हो सकते हैं आपके अपने अपने प्रॉब्लम्स हो, आपके अपने अपने राब्ते हो योगी आदित्यनाथ के साथ, लेकिन हर चीज में उनको टारगेट करना, हर चीज में योगी आदित्यनाथ को अब सेंटर भेज दिया जाएगा। जो भावी जो अपने आप को समझते हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार, वो उसको कुर्ता सिलवाने चले जाते हैं, वो कुंडली देखने चले जाते हैं, अपना दिखाने चले जाते हैं जैसे ही योगी जी को दिल्ली बुलाया जाता है। तो ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि जनता नहीं समझ रही है, सारी चीजें ऐसी नहीं कि बाकी पत्रकार नहीं समझ रहे हैं, खुल के बोल नहीं पा रहे हैं कि योगी जी को आखिर क्यों टारगेट किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्या है कि हर बात पे उनके समर्थित लोगों को टारगेट किया जाता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आप सबसे इंपॉर्टेंट समझिए कि यूपी से, वैसे तो राजीव प्रताप रूडी बिहार से आते हैं, लेकिन यूपी से जो समर्थन मिला है, स्पेशली बृजभूषण शरण सिंह या जो भी यूपी के जो तमाम सांसद हैं उनसे जो समर्थन मिला है, वो समर्थन भी अपने आप में एक कहानी बनाता है। कहानी ये बयां करता है कि कैसे एक जो दो हिस्सों में बटी हुई जो ये लॉबी है, जिसमें एक लॉबी ऑफकोर्स पावरफुल है, वो पावरफुल लॉबी का जो कंटिन्यूअस डोमिनेंस रहा है उसको कैसे कम किया जाए। इस कंटिन्यूअस डोमिनेंस को कम करने के लिए लगातार जो मंथन है वो चलता रहा है। योगी आदित्यनाथ पर खुले तौर पर जो लोग प्रहार किए हैं, जिन लोगों ने प्रहार किया है, खुले तौर पर जिनको ये कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ को डिनाई किया है, उनको एक निगेटिव लाइट में दिखाने की कोशिश की है, उनको कमतर आंकने की कोशिश की है। अन्य राज्यों के जो सीएम हैं
उनको बड़ा दिखाने की कोशिश की है, जिसमें साफ तौर पर निशिकांत दुबे का नाम सामने आता है, जिन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि योगी आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में कुर्सी खाली नहीं है और अच्छे अच्छे लोग हिमंत बिश्वा शर्मा और देवेंद्र फडणवीस भी हैं। देवेंद्र फडणवीस, हिमंत बिश्वा शर्मा, योगी जी के आगे वो लोग अपने राज्य का अच्छा कर रहे होंगे। यूपी को गड्ढे में से निकालने वाले तो योगी आदित्यनाथ हैं। जिस गड्ढे में यूपी था, जिस तरीके के लॉ एंड ऑर्डर थी, इस वक्त मैं नोएडा में बैठा हूँ, ग्रेटर नोएडा में, और जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर था यूपी में, वो किसी से छुपा तो है नहीं। क्या स्थिति थी लॉ एंड ऑर्डर की, ठीक है, आप कह सकते हैं, आप अभी भी सवाल उठा सकते हैं, सरकार पे सवाल उठाना हक बनता है, लेकिन आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि चीजें बदली हैं उत्तर प्रदेश में। और ये सारी चीजें जो हैं, ये एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से शुरू हो गया है। ये डोमिनो इफेक्ट है, एक के बाद एक के बाद एक जो कड़ियां जुड़ती जाती हैं, जो लड़ियां गिरती जाती हैं। जो लड़ियां गिरनी शुरू हुई हैं, ये बहुत दूर तक जाएंगी। आप देखिए इस वीडियो में क्या मैसेज दे रहे हैं जो राजीव प्रताप रूडी के समर्थक हैं। जय सांगा, जय सांगा का नारा लगाना अपने आप में एक इंडिकेशन देना है कि सारी पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं लोग कि किसका हाथ किसके सिर पर है, कैसे जो रामजी लाल सुमन ने सदन में बोला, कैसे उसको समर्थन कहां से मिला और कहां से उसका विरोध हुआ, क्यों वो पिच किया गया जानबूझ करके, ताकि जो 2024 में लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को राजपूत वोट नहीं मिला या बहुत कम मिला उत्तर प्रदेश से, उसको वापस लाया जा सके। ये सारी शतरंज की चालें हैं जो आम क्षत्रिय और आम दलित समझ गया। न क्षत्रिय ही सड़कों पर आया दलितों के खिलाफ, न दलित ही क्षत्रियों के खिलाफ सड़कों पर आए। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये भी घटित हुई, और जय सांगा का जो नारा लगा, ये साफ इंडिकेशन था कि हम सब समझ रहे हैं, लेकिन हम एकजुट हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में कुटुंब करके एक सम्मेलन हुआ, जिसमें कि अक्रॉस द पार्टी लाइन बीजेपी के और बाकी पार्टी के जो राजपूत जो क्षत्रिय एमएलए थे, वो साथ में बैठे। इसको लेकर के काफी हो हल्ला मचा। अंदर तमाम बड़े लोग आए थे। उन बड़े लोगों में कई लोग जो ऐसे थे जो कि काफी मुखर रहते हैं अपनी पार्टी को लेकर के या हिंदुत्व को लेकर के। कई लोग ऐसे थे जो काफी मुखर नहीं रहते हैं, वो दूसरी पार्टी के हैं, वो अपनी पार्टी लाइन में जाते हैं। लेकिन चीजें जो घटित हुई हैं 2024 में, उसको लेकर के काफी उहापोह की स्थिति थी उत्तर प्रदेश में, जहां 100 से ज्यादा संख्या होती थी, लगभग 100 संख्या होती थी एमएलएज की जो इस कम्युनिटी से आते हैं, क्षत्रिय कम्युनिटी से उत्तर प्रदेश में, वो अब 40-50 के बीच रह गई है। जहां एक तरफ 80 सीटों में, जहां एक तरफ 21 पार्लियामेंट्री सीट जो होती थी लोकसभा, उसमें 21-22 जो हाईएस्ट होता था वो 21-22 के करीब था, और जो अब जो लोएस्ट आया है वो इस सरकार में आया है रिप्रेजेंटेशन क्षत्रियों का, वो 9 है। तो धनंजय सिंह को जेल भेज देना और उसके बाद उनको रिहा करना, और सबसे बड़ी चोट जो है वो लगातार इतिहास विकृतीकरण में बीजेपी के लोगों का शामिल होना, और वीके सिंह का टिकट काट करके अतुल गर्ग को टिकट देना। ये सारी चीजें जो हैं, ये 2024 में हुई। 2024 से जो क्षत्रिय वोट छिटका, उसको वापस लाने के लिए तमाम साम दाम दंड भेद लगाए गए। उस साम दाम दंड भेद का एक हिस्सा ही रामजी लाल सुमन का बयान था। अब समाजवादी पार्टी पर कांग्रेस भरोसा तो कर रही है, लेकिन जिस तरीके से ये बयानबाजी हुई है, जो वोट उनको ऑलरेडी मिल रहा था, जिसकी वजह से कांग्रेस के इमरान मसूद सहारनपुर जीते हैं, जी हाँ, वो क्षत्रिय वोटों की वजह से ही सहारनपुर जीते हैं। अब क्या कांग्रेस पार्टी को इतना भरोसा करना चाहिए समाजवादी पार्टी पे, अगर इस तरीके का उन्होंने गियर शिफ्ट किया है कि वो जो वोट उनको मिला है वो उनको नहीं चाहिए है, तो वो अलायंस का हिस्सा ही। तो ये सारी चीजें कांग्रेस को भी समझनी पड़ेंगी, और बीजेपी में जो चल रहा है, जो बीजेपी के एमएलए और बाकी पार्टियों के एमएलए अगर मिल रहे हैं, तो उसके पीछे डिक्लाइन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स है। इतना स्टीप डिक्लाइन जो इस राज्य में हुआ है, वो आज तक नहीं हुआ। आज तक इतनी कम सीटें जो हैं, इतनी कम कुर्सियां बिछी नहीं इस समाज के नेताओं के लिए। जहां उनकी बहुलता है, वहां भी दूसरी पार्टी के नेताओं को
टिकट मिला, दूसरी जाति के नेताओं को टिकट मिला, दूसरी पार्टी ने तो सही उनको रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की। तो ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव से क्यों जुड़ी हुई हैं? ये सारी चीजें इस वजह से जुड़ी हुई हैं क्योंकि जो एक डोमिनेंस है, जो एक कमांड एंड कंट्रोल हो रहा है एक खास लॉबी की वजह से, एक खास लॉबी जो योगी आदित्यनाथ के भी पीछे पड़ी हुई है, उसको कंट्रोल करने के लिए। निशिकांत दुबे होते कौन है योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल करने वाले? योगी आदित्यनाथ का आप कद देखिए और निशिकांत दुबे का कद देखिए, कहाँ आप वो सूरज पे थूकने चले हैं, सूरज पे थूक करके वो अपने ही ऊपर उनके ऊपर गिर रहा है। उनको ये बात समझनी चाहिए कि ये योगी बाबा है, इनकी फैन फॉलोइंग नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट लेवल इस वजह से हो सकता है आप कांग्रेस के समर्थक हैं, आप बीजेपी में भी हैं, या फिर आप समाजवादी पार्टियों किसी के भी समर्थक होकर के योगी आदित्यनाथ के कार्यशैली को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, आपका हक बनता है। आपको कुछ चीजें अच्छी लग सकती हैं और कुछ चीजें अच्छी नहीं लग सकती हैं, लेकिन जो फैन फॉलोइंग है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने किया है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जो यूपी को जिस गर्त से निकाला है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर है, आप कह सकते हैं कि हाँ पुलिस स्टेट बन रहा है, उसको कंट्रोल करना चाहिए, बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए, बिल्कुल जनप्रतिनिधियों का ज्यादा उसमें रोल होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को सर्वोपरि रखना चाहिए, उसके बाद ही वही सारी चीजों को मैनेज करें तभी ज्यादा ठीक है। और वो हो रहा है, चीजें बदलाव होनी शुरू हो गई हैं। आप देखिए सड़क पर अब जिस तरीके से एक्शन लिया जाता था, बेवजह पुलिस वाले रोक करके लाल बत्ती और सायरन निकालने लगते थे, अब वो नहीं हो रहा है, क्योंकि अधिकारियों का जो हस्तक्षेप था उसको कम करने की कोशिश शुरू हो गई है। क्योंकि ये समझ में आ गया कि अधिकारियों को अगर इस तरीके से छोड़ा जाएगा तो वो बेलगाम होते चले जा रहे हैं, और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को, जनता को शक्ल दिखानी है, वो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो हाँ ठीक है, योगी आदित्यनाथ से आपका अपने अपने राब्ते हो सकते हैं, अपने अपने आपके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर से ऐसी बात कर देना कि उनको उनको डिनाई कर देना, उनका एग्जिस्टेंस जो है, जो नंबर वन और नंबर वन का एग्जिस्टेंस लगातार बना हुआ है, जब से वो सत्ता में आए हैं तब से उनको ही माना जा रहा है उत्तराधिकारी, उसको लेकर के जिस तरीके से मलिशियस कैंपेन्स चल रहे हैं उनको डिमीन करने के लिए, जिस तरीके से विपक्ष भी उसमें, विपक्ष में खास तौर पर समाजवादी पार्टी भी उसमें शामिल है, क्योंकि जाहिर तौर पर उनकी सत्ता रही है, उनको वापस सत्ता चाहिए। दोस्त का दोस्त दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये अजीब तरीके के परम्यूटेशन कैलकुलेशन समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रही है। इसमें यह चुनाव हुआ जो कि एक बहुत बड़ा मैसेज था। बीजेपी के जो योगी विरोधी लोग हैं और जो समाजवादी पार्टी के योगी विरोधी लोग हैं, वो जो एकजुट हो रहे हैं, उनकी एकजुटता पर यह बट्टा है। वो लोग जो एकजुट हो रहे हैं, एक लामबंद हो रहे हैं, एक खास तरीके के लॉबी, जिसको गुजरात लॉबी कहा जाता है, उसके लिए जो लामबंद हो रहे हैं, उसके लिए जो लगातार डोमिनेंस उनका चल रहा था, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इसको ये ऐसे नहीं देखना चाहिए कि विपक्ष भी साथ आ गया और ये विद्रोह है। जी नहीं, ये बिल्कुल विद्रोह नहीं है। सबने अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल किया, अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करना सबका हक बनता है। दो जो नेता खड़े हुए, दोनों एक ही पार्टी के नेता थे, तो दोनों में से एक को चुनना ही था। दोनों में से जो एक को चुनना था, तो कौन बेहतर है? अब देखिए, पर्सनालिटी की बात है। राजीव प्रताप रूडी की अलग पर्सनालिटी है ना, वो देखने में भी हैंडसम है और पायलट भी है और वक्ता भी अच्छे हैं और पढ़े लिखे भी हैं, सब कुछ है। हाँ, संजीव बलियान मुझे लगता है कि इसमें फंसाए गए हैं। संजीव बलियान के कंधे पे बंदूक रख के निशिकांत दुबे और जो उस लॉबी के लोग हैं उन्होंने चलाई है। संजीव बलियान को इस तरीके से यूज किया जा रहा है। देखिए क्या हुआ है कि बीजेपी को ये समझ में आया है, नहीं आया है, कि बहुत कम पॉपुलेशन होने के बावजूद जो जाट लॉबी का रिप्रेजेंटेशन है, लॉबी नहीं, जो जाट कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन है, वो बहुत ज्यादा है बीजेपी में, उत्तर प्रदेश में खास तौर पे। उसको लेकर के बीजेपी के अंदर के कैंपेन करने वाले लोगों ने भी चिंता जताई थी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अब उसमें संजीव बलियान को मोहरा बनाया जा रहा है, संजीव बलियान को आगे बढ़ाया जा रहा है कि इनको सबसे बड़ा नेता बना दिया जाए। उनकी सुरक्षा हटाई गई तो उन्होंने ऐसी बातें करनी शुरू कर दी कि उनको वापस सुरक्षा दे दी गई। क्या ऐसा किसी और कम्युनिटी के नेता के साथ हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठाकुरवाद का नाम लगा करके और सीधा छक्का मार दिया जाता है अगर इस तरीके का काम अगर किसी क्षत्रिय नेता ने किया होता तो। संजीव बलियान और संगीत सोम का जो आपसी मामला है, यह काफी पुराना है। इसको आप अगर गौर से देखेंगे तो ये सब कुछ आपस में इंटरकनेक्ट होता चला जा रहा है। हार
सिर्फ संजीव बलियान की नहीं हुई है, हार निशिकांत दुबे की हुई है। निशिकांत दुबे के सिर पर जिनका हाथ है उनकी भी हार हुई है, और इसके साथ जीत सिर्फ राजीव प्रताप रूडी की नहीं हुई है। जीत उनकी हुई है जो उस लॉबी से और उस कंटिन्यूअस डोमिनेंस से परेशान थे। अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा तो ये समझ में आइएगा कि ये राजपूत वर्सेस जाट लॉबी नहीं था, ये कुछ और था, कुछ बड़ा था। कहा जाता है एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। मैं दो कहावतें आपको बताता हूँ। कहा जाता है एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, और ये भी कहा जाता है कि जिनके सिर पे बाल नहीं होते हैं ना, वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े ही डोमिनेंट होते हैं और बड़े ही वीर टाइप के होते हैं। बीजेपी में इस तरह के 3 लोग हैं जिसमें से 2 सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं। दोनों कहावतों को मिलाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इतनी देर से क्या कह रहा हूँ। आप देख रहे थे इंडिया इनसाइट्स, मैं हूं अभिषेक। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।